मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्पर सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से पुद्गल द्रव्य के कुछ भेद होते हैं। वह पुद्गल अपने मूलतः कितने भेदभाव और कितने भेद स्वरूप वाला है, यह आगे के सूत्र में बताया जा रहा है। अड़वः स्कंधाश्च, पुद्गल के दो प्रकार के मुख्य भेद हैं। एक अणुओं के रूप में जिसे हम एटम कहते हैं, और एक स्कंधों के रूप में जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर अणु और स्कंध दोनों के साथ में बहुवचन का प्रयोग किया है। इससे ये बताया गया है कि अणु भी बहुत से होते हैं और स्कंध भी बहुत प्रकार के होते हैं। च शब्द से उन अणुओं को और स्कंधों का जो समुच्चय है वो भी जानना, और ये भी जानना कि पिछले सूत्र में जो पर्यायों का वर्णन किया गया है, शब्द बंध आदि रूप जो पर्याय बताई गई हैं, ये सभी पर्याय इन्हीं पुद्गलों के भेद रूप ही होती हैं। और ये सभी पर्याय स्कंध रूप होती हैं, और इन पर्यायों का जो बनना होता है वो अणुओं के माध्यम से ही बनना होता है। तो हम समझ सकते हैं कि अणु और स्कंध ये दोनों ही भेद पुद्गल के जो उपलब्ध होते हैं, यही वो बड़े बड़े भेद हैं जिनके माध्यम से पुद्गल को जाना जाता है। यूँ भी कह सकते हैं कि पुद्गल का जो सूक्ष्मतम भेद है वो अणु है, और जो उत्कृष्टतम भेद है वो स्कंध है, जिसे हम महास्कंध के रूप में भी कहीं कहीं कहा जाता है। अणु अपने आप में एक प्रदेशी परमाणु है, एक एटम, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई आकृति होते हुए भी उसका कोई मिडिल पॉइंट नहीं, उसका कोई बिगनिंग नहीं, उसकी कोई एंड नहीं। एक ऐसा अविभाज्य कण जिसका कि हम कोई आदि अंत और मध्य नहीं कह सकते हैं। जो वो है वो एक पार्टिकल के रूप में है। आकाश का जो एक प्रदेश है उतना ही स्थान वह घेरता है, और उस परमाणु के अंदर अनेक तरह के गुणधर्म पाए जाते हैं। पुद्गल के सभी गुण उसके अंदर हैं। चूँकि वह पुद्गल का ही एक भेद है, इसलिए पुद्गल में जो गुण पाए जाते हैं, स्पर्श रस गंध आदि, वो सब गुण इन अणुओं में भी हैं और स्कंदों में भी हैं। ये भी इस च शब्द के द्वारा जानना। और जो पर्याय बनती हैं वो पर्याय भी इन्हीं स्कंधों के माध्यम से बनती हैं, यह भी इससे जानना। अणु के अंदर भी स्पर्श है, रस है, गंध है और वर्ण है। जो आपको 8 प्रकार के स्पर्श बताए थे, उन 8 प्रकार के स्पर्शों में एक परमाणु के अंदर यदि स्पर्श गुण रहता है तो वह केवल 2 गुण रहते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि स्निग्ध और रुक्ष ये 2 गुण हैं। इनमें से एक परमाणु में एक ही गुण होगा, या तो वो स्निग्ध गुण वाला होगा या रुक्ष गुण वाला होगा। इसी तरीके से शीत और उष्ण, इसमें से भी केवल एक ही गुण होगा, या तो वो शीत गुण वाला होगा या उष्ण गुण वाला होगा। अन्य जो आपको स्पर्श बताए गए हैं, गुरु लघु यानी हल्का भारी, और कठोर और मृदु, ये स्पर्श परमाणु के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये गुण परमाणु के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाएंगे फिर? हल्का भारी कौन होगा?
कठोर और मृदु कौन होगा, तो ये स्कंद होगा। रस में से कोई भी एक रस एक परमाणु के अंदर हो सकता है। जो 5 प्रकार के रस बताए हैं उनमें से एक रस एक परमाणु के अंदर होगा। किसी भी टेस्ट वाला वो परमाणु हो सकता है। गंध में से भी कोई भी 2 में से एक प्रकार की गंध वाला एक परमाणु होगा, और वर्ण में से भी 5 प्रकार के जो वर्ण बताए जाते हैं उनमें से भी एक वर्ण वाला ही एक परमाणु होगा। इस तरह से अगर हम पुद्गल परमाणु के गुणों को जानें तो आपके लिए केवल रस, गंध और वर्ण, इनके 3 और स्पर्श के 2 ऐसे 5 गुण ही उस परमाणु में मिलेंगे। ये परमाणु की अपनी जो क्वालिटी है, ये उसके अंदर जो गुणों का समावेश है, ये उसके बारे में बताया गया। तो यह जो परमाणु के अंदर द्रव्यपना है, वह द्रव्य होने के कारण से उस परमाणु को हम किस रूप में माने। एक सिंगल एटम जो होता है उसकी शेप क्या होती है, वो शेपलेस होता है या उसकी कोई शेप होती है। आखिर वह पुद्गल का परमाणु है, पुद्गल का अंश है, तो उसकी कोई ना कोई शेप तो होनी चाहिए। या फिर अगर हम यूँ कहें कि कल जैसे बताया था कि जो 10 प्रकार की पर्याय हैं उनमें एक संस्थान नाम की पर्याय होती है, उसमें एक इत्थम्भूत संस्थान होता है, एक अनित्थम्भूत संस्थान होता है। यानी अगर हम उसको कोई ट्राइंगल, रेक्टेंगल या किसी भी तरीके का ग्लोब, किसी भी तरीके का कोई भी शेप दे पाए तो वो इत्थम्भूत कहलाएगा। और अनित्थम्भूत होता है कि जिसका कोई शेप पर्टिकुलर न हो, उसको अनित्थम्भूत कहते हैं। अगर उस पुद्गल परमाणु के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आकृति बनती है तो वह आकृति भी आचार्यों ने बताई है, और वह आकृति के विषय में आचार्य एक मत नहीं होते हैं। परमाणु के विषय में कोई आचार्य कहते हैं कि वो गोल होता है, कोई आचार्य कहते हैं कि वो चौकोर होता है, कोई आचार्य कहते हैं वो 6 दिशाओं वाला भी होता है। यह परमाणु के विषय में अलग अलग अवधारणाएं मिला करती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उस परमाणु में एक प्रदेश के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। परमाणु है और उसको घेरने के लिए जो उसका सबसे छोटा सा मात्रक होना चाहिए वो प्रदेश, वही उसके पास अपने अंदर के गुणों के साथ में रहते हुए जो अपने अंदर एक एनर्जी फील्ड बना लेता है, उसी से वह स्कंदों तक की यात्रा करता है। तो परमाणु अपने आप में दोनों रूप में होता है। एक कार्य परमाणु भी कहलाता है, कारण परमाणु भी कहलाता है। कारण परमाणु उसे कहेंगे जिससे परमाणुओं से मिलकर के स्कंद बनते हैं, तो वह परमाणु कहलाएंगे कारण परमाणु, जिनके माध्यम से स्कंद बन रहे हैं। और कार्य रूप परमाणु वो कहलाएंगे जो स्कंदों के टूट करके कार्य के साथ में उत्पन्न हुए हैं, तो वो कार्य रूप परमाणु कहलाएंगे। ये परमाणुओं के अंदर भी हम अनेक तरह के गुण धर्मों का समावेश कर सकते हैं। वह परमाणु भी द्रव्य है, उसकी अपनी पर्याय है। द्रव्य होता है तो द्रव्य की अपेक्षा से वो परमाणु नित्य भी होता है, और पर्याय की अपेक्षा से वो परमाणु अनित्य भी होता है। तो परमाणु के अंदर ये नित्यता, अनित्यता, कारण कार्य की व्यवस्था, भेद अभेद दृष्टि, ये सब हम परमाणु के अंदर भी लगा सकते हैं। यह जब स्थिति इसकी परमाणु की स्पष्ट हो जाती है, तब नंबर आता है स्कंदों का। परमाणुओं के मिलने से स्कंद बनते हैं। एक परमाणु एक प्रदेश वाला है, अगर उसमें दूसरा परमाणु मिल गया तो वह स्कंद कहलाएगा। 2 परमाणु वाला वो एक स्कंद कहलाएगा। 2 परमाणु मिल गए तो 3 परमाणु वाला एक स्कंद कहलाएगा। 3 मिल गए तो 4 परमाणु वाला वो स्कंद कहलाएगा। ऐसे स्कंद की फॉर्मेशन
संख्यात असंख्यात अनंत अनंतानंत परमाणुओं के साथ में चलती रहती है। जब ये स्कंद बन जाते हैं तो वो स्कंदों का भी विभाजन हमें बताया जाता है कि दुनिया में जितना भी हमें स्कंद दिखाई देता है वह सारा का सारा इन्हीं पुद्गल अणुओं का समूह है, और उस समूह को भी हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। इन स्कंदों को 6 प्रकार से आचार्यों ने समझाया कि दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देने वाला यह पुद्गल है वह हम 6 रूपों में देख सकते हैं। एक तो पुद्गल वह है जो बहुत ही स्थूल रूप में है, यानी बहुत ही ग्रॉस नेचर वाला है, और वह स्थूल को हम बादर भी कह सकते हैं। कहीं कहीं इसका नाम बादर भी मिलता है, कहीं कहीं इसको स्थूल भी कहा जाता है। इसके लिए ये बताया गया कि ऐसा कोई भी स्कंद जिसके हमने 2 टुकड़े कर दिए या कई टुकड़े कर दिए और फिर उसको हमने उसके साथ में रख दिया तो उसके साथ में फिर से वो मिल ना पाए, फिर से वो कंबाइन हो ना पाए, तो उसको कहा जाएगा स्थूल। जैसे कोई भी चीज़ें, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे पत्थर की हो, प्लास्टिक हो, कागज़ हो, कपड़ा हो, ये सब जब एक बार इसके पीस हो जाते हैं तो उनके पास में रखने पर भी वो अपने आप जुड़ता नहीं है। किसी दूसरे एडहेसिव मैटर से उसको जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन वह अपने आप जुड़ने वाली चीज़ नहीं होती। आँखों से देखने में आती है, हाथों से भी ग्रहण करने में आती है, इसलिए इसको स्थूल शब्द के द्वारा विभाजित किया गया। दूसरे प्रकार के पुद्गल स्कंद वो होते हैं जो केवल स्थूल होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया? केवल स्थूल, ओनली ग्रॉस नेचर वाले। उन स्थूलों में क्या होता है कि वो हमारे लिए दिखाई भी दे रहे हैं, पकड़ में भी आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको अलग कर देते हैं और फिर उसी में वो चीज़ मिला देते हैं तो वो अपने आप को मिक्सअप कर लेते हैं। जैसे जल होता है, पानी निकाला, पानी से पानी अलग हो गया, पानी में पानी फिर मिला दिया, फिर उसमें मिल गया। घी है, घी में से घी निकाला, अलग हो गया, फिर उसी में मिला दिया, उसमें मिक्सअप हो गया। दुनिया में केवल जितने भी प्रकार के पुद्गल स्कंद हैं वो सब या तो स्थूल के रूप में आ रहे होंगे या स्थूल के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। तीसरा भेद आचार्यों ने किया स्थूल सूक्ष्म, ग्रॉस प्लस सटल। उसके साथ में स्थूलता इसलिए है क्योंकि वह दिख रहा है, सूक्ष्म इसलिए है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है। धूप दिखने में आती है, कोई भी हमें छाया दिखाई देती है, वो शैडो भी दिखने में आती है, पकड़ में नहीं आती। इसी तरीके से जो डार्कनेस है वो भी है ना, किसी भी तरीके की कोई भी लाइट, चंद्रमा की लाइट हो, चांदनी हो, कुछ भी हो, वह दिखाई तो देगी लेकिन वह हमारे हाथों से ग्रहण करने में नहीं आएगी। तो उसको कहा गया स्थूल कम सूक्ष्म। ये तीसरे तरह का ये पुद्गल स्कंद हो गया, जिसे हम बादर सूक्ष्म भी कह सकते हैं। और इस तरह के ये पुद्गल स्कंद भी हमारे लिए दिखाई देते हैं, काम में आते हैं। और जो भी ये पुद्गल स्कंद हैं ये सब अपने स्कंधों को उन्हीं तरह के पुद्गलों के माध्यम से जो उसके योग्य होते हैं बना लेते हैं। चौथा हो गया सूक्ष्म स्थूल। इसमें क्या हो गया? सटल कम ग्रॉस, यानी सूक्ष्मपना भी है और स्थूलपना भी है। सूक्ष्मपना इसलिए है क्योंकि अब ये दिखाई नहीं देगा, स्थूल इसलिए है क्योंकि यह किन्हीं ना किन्हीं इंद्रियों से ग्रहण करने में आ जाएगा, सिवाय चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके। जैसे कि बताओ, घ्राण इंद्रिय का विषय सुगंध है, तो गंध कभी देखने में नहीं आती, लेकिन घ्राण इंद्रिय से ग्रहण करने में तो आती है। रस भी अगर आप देखोगे तो देखने में नहीं आता, रस दिखाई देता है? रस दिखाई नहीं देता,
पदार्थ दिखाई देता है, पदार्थ में ये रस है, ये हमारी धारणा होती है, इसलिए हमें दिखाई देता है कि ये पदार्थ मीठे रस वाला है, ये पदार्थ खट्टे रस वाला है, लेकिन रस दिखाई नहीं देता। इतना एक में एक हमारे लिए हो जाता है ज्ञान में और ज्ञेय में कि हमें पता ही नहीं रहता कि इस ज्ञेय में रस है कि ज्ञान में रस है। तो रस जो हमें है वो तो उस ज्ञेय के अंदर कभी हमारे लिए पकड़ में ही नहीं आता। वो जब तक हमारी इंद्रियों के स्पर्श के माध्यम से या उस इंद्रिय के कांटेक्ट में नहीं आए तब तक वो रस उसका ग्रहण करने में नहीं आता। समझ आ रहा? अन्यथा कोई भी पदार्थ को आप देख करके उसका रस पहचान लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप कहोगे कि चाशनी का तो रस हमें पता है, चाशनी मीठी होती है है ना, मधुर रस वाली है। आपके सामने नींबू रख देंगे तो आप कहोगे ये खट्टे रस वाला है। अब कभी आपके सामने उन दोनों चीज़ों को इस तरीके से इस अनुपात से मिलाया जाए कि आपको पता ना हो और उसमें दोनों चीज़ें मिली हों, तो क्या आप बता पाओगे? ये तो आपने ये देख लिया, ये जान लिया कि नींबू खट्टा होता है क्योंकि उसमें खट्टा रस होता है, लेकिन रस नहीं दिखाई दे रहा। नींबू में खट्टेपन का हमने आरोप कर लिया कि नींबू खट्टा ही होता है और चाशनी मीठी ही होती है, ये हमारी धारणा में है। अगर उसमें हमने कुछ और भी मिला दिया है तो उसका रस आपको समझ नहीं आएगा। अगर मान लो उस चाशनी में कोई कड़वी चीज़ मिला दी जाए तो आपको वो चाशनी तो मीठी ही दिखेगी लेकिन खाने में कड़वी भी लगेगी, अगर उसमें कोई कड़वा रस भी मिला दिया गया हो। हवा है, हवा हमारे लिए स्पर्श के माध्यम से ग्रहण करने में आती है, दिखाई नहीं देती, इसलिए वह सूक्ष्म स्थूल इन पुद्गल के स्कंधों में विभाजित हो जाती है। ये जो विभाजन है ये यहाँ तक तो हमारे एक तरीके से उपभोग में, भोग में आने वाली चीज़ों के साथ जुड़ जाता है, और जिन चीज़ों से हमारा परिचय है उनसे हम समझ भी लेते हैं, समझा भी लेते हैं। अब इसके बाद के जो विभाजन है वो आपको समझने पड़ेंगे आगम से, श्रद्धांत से। सूक्ष्म स्थूल के बाद नंबर आता है सूक्ष्म का। ओनली सटल टाइप्स के जो पुद्गल हैं वो सूक्ष्म रह गए, केवल सूक्ष्म। तो सूक्ष्म में क्या हुआ? अब ऐसी चीज़ें जो न हमारे लिए दिखने में आ रही न पकड़ने में आ रही, वो सूक्ष्म हो गई। कर्म परमाणु, इन्हें हम न देख पाते हैं न पकड़ पाते हैं। कर्म परमाणु की तरह ही अगर हम और भी तरह की वर्गणाएं देखें या और भी तरह के परमाणुओं के समूह जो वर्गणाएं हैं जो कि हमारे लिए दिखाई नहीं देती लेकिन जानने में आती हैं, आगम से श्रद्धान करने में आती हैं, वो सभी प्रकार की वर्गणाएं भी इसी सूक्ष्म पुद्गल में ही घटित हो जाएंगी। भाषा वर्गणाएं आपको कभी दिखाई नहीं देती हैं। हम जो शब्द बोल रहे हैं वो भाषा वर्गणाएं शब्दों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, तो भाषा वर्गणाएं भी कभी पकड़ में नहीं आती। मन की वर्गणाएं जिनसे मन बनता है वो मनोवर्गणा भी कभी पकड़ में नहीं आती। और अगर वास्तव में देखा जाए तो जो औदारिक आदि शरीर हैं, ये शरीर भी जिन वर्गणाओं से बनते हो वर्गणाएं कभी पकड़ में नहीं आती, पुद्गलों के स्कंद कभी पकड़ में नहीं आते। हमें जो दिखाई देता है, पकड़ में आता है, वो तो ये शरीर और शरीर के अवयव हैं, लेकिन जो वास्तव में पुद्गल के जो स्कंद हैं जिनसे शरीर बन रहा है, वो जो वर्गणाएं हैं अनंत अनंत परमाणुओं वाली, वो तो हमारे लिए फिर भी पकड़ में नहीं आती। तो ये सब क्या कहलाएंगी वर्गणाएं? इन्हें हम बोलेंगे सूक्ष्म। जो भी ये पुद्गल की वर्गणाएं हैं ये सब सूक्ष्म रूप को धारण करने वाली हैं। और सूक्ष्म सूक्ष्म फिर एक लास्ट भेद होता है जिसमें ये परमाणु ही या परमाणु के पहुंचने तक और भी ऐसी वर्गणाएं होती हैं जो द्विप्रदेशीय वर्गणाएं, संख्यात प्रदेशीय वर्गणाएं या कर्म वर्गणाओं से नीचे परमाणु तक आने के बीच में जितनी भी वर्गणाएं होंगी वो सारी की सारी सूक्ष्म सूक्ष्म भेद में आ जाती हैं। हाँ, कर्म से भी जो सूक्ष्म होते हैं ऐसे पुद्गलों के स्कंद, और अभी परमाणु नहीं बन पाए हैं उनके बीच में भी बहुत सारी ये वर्गणाएं होती हैं, उन सबका समूह भी यहाँ पर ये सूक्ष्म सूक्ष्म के रूप में कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब पुद्गलों का 6 प्रकार से विभाजन हो जाता है।
इसके अलावा आप ये देखो, अब ये जानने की कोशिश करो कि अगर हम किसी भी तरीके का कोई पुद्गल देख रहे हैं, भोग रहे हैं, क्या इन 6 भेदों से कहीं बाहर हो रहा है? जो भी चीज़ आपको दिख रही है, माइक हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे चौकी हो, चाहे धरती हो, चाहे चटाई हो, चाहे किसी भी तरीके की घड़ी हो, दीवारें हो, कोई भी चीज़ हो, आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका कि विभाजन इस पुद्गल में हम नहीं कर सकते हों? या जो भी चीज़ हमारे लिए ग्रहण करने में आ रही हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, वनस्पति हो, ये सब कौन से स्कंधों में आ जाएंगे? इन्हीं 6 में से 4 स्कंधों में समझ लो आचार्यों ने दुनिया को बांट दिया। इतना बड़ा दुनिया का, पूरे विश्व का पुद्गल का क्लासिफिकेशन एक दृष्टि में कर देना, इस सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं कर सकता है। आज तक का कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर पाया। साइंटिस्ट तो क्या बोलता है, जो भी हमारे पास में किसी भी तरीके के पदार्थ होते हैं वह या तो ठोस या द्रव या गैस, समझ आ रहा है ना? लेकिन इसमें भी पूरा का पूरा विभाजन नहीं हो पाता। छाया को आप क्या कहोगे? छाया ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। समझ आ रहा है ना? ये लाइट है, डार्कनेस है, ये सब क्या है? ये ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। बहुत सी चीजें हैं। वायु को भी आप क्या कहोगे? वायु भी ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। समझ आ रहा है? साइंस कभी भी पूरा का पूरा विज्ञान का एक तरीके से किसी भी चीज का ना तो डेफिनेशन ना क्लासिफिकेशन परफेक्ट कर नहीं पाया है। बस करने जैसा लगता है, हाँ बहुत कुछ जान लिया है, बता दिया है। तो ये जो हमारे पास में नॉलेज है, इसको समझें कि जब तक हम अपने ज्ञान को इंद्रियों से हटा करके अनिंद्रिय रूप में नहीं ढाल लेते हैं, और जो ज्ञान अतीन्द्रिय रूप में नहीं होता, वह ज्ञान कभी भी सब चीजों को एक साथ नहीं देख सकता, जान सकता। तो जो साइंटिस्टों की नॉलेज होती है वो सारी की सारी सेंसेस पर डिपेंड करती है, सब सेंसुअल नॉलेज है। वो जो सेंस के बियॉन्ड है वो तो उनके पास में कभी होता ही नहीं, और उसी कारण से वो कभी इन सब चीज़ों का क्लासिफिकेशन एक साथ कर नहीं पाते। जीव अभी इससे भिन्न है, अभी तो ये केवल पुद्गल का काम चल रहा है। आप देखें कि गर्भ में जब जीव आता है तो उसके पास में क्या होता है, क्या लेकर के आता है? कुछ नहीं होता उसके पास। सिर्फ वह जीव अपनी ही स्वयं कर्मों की अपनी ही कारणता से वह शरीर को बनाता है, और शरीर बनाने के योग्य जितना भी ये उसको मटेरियल मिलता है सब उसको अपने योगों से मिलता है, अपने नाम कर्म से मिलता है, पर्याप्ति प्राणों के जो कार्य हैं उनसे मिलता है, और ऐसा करते करते वह इतना स्थूल शरीर बना लेता है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा होता है, और सब होता जाता है। दिखता जो है वो अलग रूप में दिखता है। वो कभी आपको शरीर के रक्त, चर्म इनके रूप में दिखाई देगा, लेकिन जो बन रहा है, जिससे जो रॉ मटेरियल है, वो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये तो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। तो वो भी अगर हम अनुमान लगाएं तो सूक्ष्म जो भेद किया 5वें नंबर का, वो ये रॉ मटेरियल है जिससे कि ये बॉडी फॉर्मेशन होता है, वो सूक्ष्म में आएगा। दुनिया का कोई भी तरीके का एटम, उससे रिलेट करने वाला, उसका कोई भी तरीके का कोई भी एटॉमिक फील्ड, जिसे आज का साइंस क्वांटम फील्ड कहता है, क्वांटम एनर्जी कहता है, वो सारा का सारा इन्हीं भेदों के अंतर्गत समा जाता है। और इसमें से जो सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म सूक्ष्म उसकी तक पकड़ तो वो साइंस कभी अभी तक पहुंचा ही नहीं, और सूक्ष्म सूक्ष्म की तो बात ही क्या करना। अब एटम तक
पहुंचना तो तब होगा जब स्कंधों का पार पा लिया हो। मैं यहाँ से ये बात बताना चाह रहा हूँ, जो साइंस आज जिसे एटम कह रहा है, वो एटम उसकी पकड़ में तब आएगा जब वो इतनी सूक्ष्मता की पहले चीज़ें पकड़ लिया हो। तो जब इसी बॉडी को बनाने वाले ये जो अनंतानंत परगल परमाणुओं के जो स्कंध हैं, जिनका की परिणमन सूक्ष्म रूप में हो रहा है, जब यही अभी पकड़ में नहीं आ रहा, तो जो सूक्ष्म रूप पुद्गल का परिणमन हो रहा है, जो कर्म परमाणुओं से भी सूक्ष्म है, अभी वो भी पकड़ में नहीं आ रहे, तो उसके बाद में जो अणु का नंबर आ रहा है, वो अणु कहाँ से पकड़ में आ जाएगा? वो एटम कहाँ से पकड़ में आ गया? हम कह तो देते हैं, साइंस भी एटम कहता है, हम भी एटम कह रहे हैं। वो एटम क्या है? वो तो बहुत बड़ा, अभी अगर साइंस ने पकड़ लिया है तो वह कम से कम वो स्थूल सूक्ष्म की श्रेणी में तो आया। स्थूल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, स्थूल सूक्ष्म तो होगा, कुछ तो होगा। सूक्ष्म भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है, और ये सब स्कंधों के भेद है। इसके बाद अणु शुरू होता है, एटम इसके बाद में है। तो साइंस ने जिस एटम को एटम समझ रखा है, वो एटम भी पूरा नहीं है अभी उसके पकड़ में, समझ आ रहा है? तभी उसके तरह तरह के और भी नैनो एटम है ना, तरह तरह के उसके नाम, फोनोन, और तरह तरह के न्यूक्लियंस, तरह तरह के उसके नाम, न्यूट्रॉन्स वगैरह सामने आते हैं, जो कि उस पुद्गल परमाणु के ही अनेक तरह के ही कण हैं, उसी के बने हुए वो अवयव हैं। तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस साइंस से आप देखो कि एटम कहाँ है। ये तो अभी 6 प्रकार का तो स्कंधों का ही विभाजन है। इसके बाद जो चीज आएगी वो है अणु। समझ आ रहा ना? तो जब स्कंधों पे ही हमारी पकड़ छूट गई, सूक्ष्म पर और सूक्ष्म पर, यहीं पर हमारी पकड़ छूट गई, तो स्कंधों पदगल के परमाणु तक हमारी पकड़ पहुंचेगी कैसे? ये अगर साइंस समझे तो समझा सकते हैं कि अभी साइंस को अभी बहुत यात्रा तय करना है हमारे जैन साइंस तक आने के लिए। समझ आ रहा है ना? इतना जैन आचार्यों ने डीप स्टडी, कहना चाहिए स्टडी वाली बात तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब तो जो इसी से सर्वज्ञता सिद्ध की जाती है। सर्वज्ञ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या पता होते कि नहीं होते, जो तमाम तरह के बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं, वो क्वेश्चन अज्ञानता से निकलते रहते हैं। एक बार पढ़ें, देखें, समझें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का बिल्कुल क्लियर क्लासिफिकेशन जब तक कोई व्यक्ति फुल नॉलेज नहीं रखेगा किसी ऑब्जेक्ट के विषय में, तब तक कर नहीं सकता है। और अगर करने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ उससे छूट जाएगा, अगर वो सर्वज्ञ नहीं होगा तो। साइंस तो उसको कहते हैं एक बार परफेक्ट बता दिया जाए कि बस ये है माने ये है, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, उसका नाम साइंस है। आगे बढ़ते हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघात और भय जो लगा हुआ है बहुवचन है, तो बहुवचन से दो चीजों से काम कैसे चलेगा? तो यहां पर तीसरी चीज और भी है, अलग अलग भेद संघात और भेद प्लस संघात, इनसे उत्पद्यन्ते माने उत्पत्ति होती है। किसकी? स्कंधों की। क्या मतलब हुआ इसका? भेद का मतलब हो गया एक तरीके का डिवाइडेशन, है ना, जिसे साइंस कहता है फिशन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दो चीजें आती है ना साइंस में। तो वो जो फ्यूजन और फिशन की प्रोसेस है वो यही है, भेद संघात, यूनियन एंड डिवाइडेशन, है ना। तो जो भेद हुआ है, भेद जो हुआ, कोई भी स्कंध था उसका हमने कुछ पार्ट उससे अलग कर दिया। मान लो वो 20 प्रदेश वाला स्कंद था, हमने उसको 10 प्रदेश वाला स्कंद बना दिया, 5 प्रदेश वाला स्कंद बना दिया, वो उसको हमने तोड़ दिया, वो बन गया भेद। संघात क्या हो गया? उसी में हमने और मिला दिया, 20 वाले में 10 वाला और मिला दिया, तो वो हो गया 30 प्रदेश वाला, तो वो जो है उसका संघात हो गया, है ना। इसे हम एक वैलेंसी के रूप में भी समझ सकते हैं, जो बहुत सारी वैलेंसी का एक कॉम्बिनेशन बनता है, आपको बाद में बताएंगे अभी। तो वो संघात जो है इसी तरीके से चलता है ना।
तो ये संघात, और फिर तीसरी चीज आती है भेद संघात, माने जिसमें भेद भी हो रहा हो और संघात भी हो रहा हो। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्कंद हैं, है ना, किसी स्कंद में से हमने कोई निकाला स्कंद तो ये भेद हो गया, और फिर उसी में हमने दूसरा स्कंद और मिला दिया तो ये भेद संघात हो गया। तो ये सब तरीके से स्कंद बनते रहते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सारा का सारा स्कंद जो बनता है वह 3 रूपों में बनता रहता है ना। जल में से जल निकाल लिया, क्या कर लिया हमने? एक तरीके से भेद कर लिया। जल में से फिर जल में हमने दूसरा जल मिला दिया, क्या कर दिया? संघात कर दिया, समझने के लिए। और फिर हमने जल में से जल निकाला और थोड़ा उसमें फिर डाल दिया, तो ये भेद भी कर लिया और संघात भी कर दिया। तो ये भेद अकेला भी काम करता है स्कंधों के लिए, संघात भी अकेला काम करता है, और भेद संघात दोनों भी मिलकर के काम करते हैं। इसी से ये सारे के सारे स्कंध उत्पन्न होते रहते हैं। अब चाहे आप ठोस उत्पन्न कर लो, चाहे द्रव उत्पन्न कर लो, चाहे गैस उत्पन्न कर लो, ये तीनों चीजें इन्हीं भेद संघात और भेद संघात के माध्यम से उत्पन्न होती रहती हैं। चाहे बादलों का बनना देख लो, चाहे समुद्रों का पानी बाष्प के रूप में बनना देख लो, चाहे अग्नि किसी भी रूप में बदलना देख लो, ये सारा का सारा स्कंदों का खेल इन्हीं तीनों प्रोसेस से चलता रहता है। ठीक है ना। और अणु अगर बनेगा तो आचार्य कहते हैं भेदाद अणु। अणु की उत्पत्ति के लिए एक ही चीज है, संघात से अणु नहीं बनते, भेद और संघात दोनों हो जाएगा तो अणु नहीं बनेगा। अणु की उत्पत्ति केवल भेद से होती है। भेद करते चले जाओ, स्कंद का भेद किया, भेद किया, भेद किया, भेद किया, स्कंद का तोड़ते तोड़ते भेद जहां तक हो जाएगा, जिसके बाद फिर आप भेद न कर सको, उसका नाम ही अणु है ना। जहां पर भेद करना फिर आपके बस की न रहे, किसी के बस की न रहे, उसी का नाम अणु है। इसलिए अणु जो होता है वो फिर जो है उसका कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है। ऐसा कोई भी अणु नहीं होता जो कभी भी स्कंद के रूप में न बना हो, और जितने भी अणु होते हैं वो सब स्कंद के टूटने से ही बनते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आज भी इस ब्रह्मांड के अंदर अनंतों परमाणु घूम रहे हैं, लेकिन वे सब कैसे? उन स्कंदों के टूटने से ही बने हैं, भेद से बने हैं। कोई भी परमाणु ऐसे नहीं होते जो स्कंद के रूप में न रहे हों। ये इसी सूत्र से सिद्ध होता है, भेदाद अणु, है ना। और फिर जो एक चीज बताई जा रही है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, इसमें क्या कहते हैं? ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ यहां पर इस सूत्र में। तो 2 चीजें हैं, भेद और संघात। इन दोनों से जो बनता है वो चाक्षुष कहलाता है। चाक्षुष का मतलब होता है चक्षु इंद्री का विषय, है ना। तो चक्षु इंद्री से जो चीज देखने में आएगी वो चीज जो है केवल भेद से भी नहीं आएगी, केवल संघात से भी नहीं आएगी, वो भेद और संघात दोनों से देखने में आएगी। समझ आ रहा ना? मतलब कि ऐसे स्कंध जिनमें भेद और संघात दोनों होकर के कुछ हुआ हो, उसी का नाम भेद संघात होता है। अब ये उन स्कंधों के लिए है जो स्कंध हमें दिखाई नहीं दे रहे हों और उनको हमें देखना हो। समझ आ रहा ना? यानी हमें यहां पर यह लगाना पड़ेगा कि जो अचाक्षुष हों उनको चाक्षुष बनाना हो तो हमें भेद संघात दोनों का उपयोग करना है। जो चाक्षुष हैं उनको चाक्षुष बनाने के लिए तो केवल भेद ही पर्याप्त है या संघात ही पर्याप्त है। माने पहले हमें किसी से उसको हटाना पड़ेगा और फिर हमें उसी को किसी में जोड़ना पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें होंगी तो वो चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाएगा। H2+O = H2O। तो क्या बनाना है? तो आप जो है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लें, है ना। तो वो जो है आपके लिए ऐसे हैं कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ आ रहा है? और ऑक्सीजन का 1 लें और दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो H2O हो जाएगा।
परमाणु हैं तो वो तभी परमाणु कहलाएंगे जब वो आपको दिख ना रहे हो। समझ आ रहा है ना? तो वो भी नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी एक नहीं दिख रहा, और दोनों मिल गए तो चलो आपने जल बना दिया तो जल दिख गया। समझ में आ रहा है ना? और सबसे अच्छा उदाहरण ये है, देखो इधर देखो, अपनी दोनों उंगलियां घिसो, क्या हुआ? इधर से जब हमने ऐसे किया ये हो गया, उसमें भेद भी हो रहा है और अगले वाले उससे संघात भी होता जा रहा है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।